हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग आपके डिफरेंसेस करने वाले हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए समझते हैं आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंसेस है। चलिए समझते हैं आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंसेस क्या हैं। अगर बात करें सर किस क्लास में सर इसका जिक्र मिलता है हमें सर, तो आपको क्लास 10th में इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स है आपके बुक, उसमें सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको इसका जिक्र मिलता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग संगठित क्षेत्र बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड को हम लोग असंगठित बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, लेकिन बोलते हैं। और इन दोनों को देखिए कैसे डिवाइड किया गया है, इन दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ वर्क को लेकर, ठीक है, काम को लेकर, ठीक है, यानी काम को लेकर आप 10th में होंगे तो पढ़े होंगे आपके कि ऑन द बेसिस ऑफ इसको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिवाइड किया गया कि इसको वर्क को लेकर, यानी बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के कार्य में हैं, बहुत तरह के जॉब में हैं, तो उनको बताया गया कि अगर आप ये जॉब कर रहे हो तो ये जॉब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये जॉब क्या है आपके अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए सर, पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है कि द सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होता है, आपके पंजीकृत होता है, प्रमाणित होता है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या रहता है, परमिशन दिया क्या रहता है, जो कंपनी होती हैं यानी जो भी लोग हैं जो सेटअप करना चाहते हैं कंपनी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अच्छे से, तो गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, रजिस्टर्ड करती हैं, उन्हें परमिशन देती हैं, तब क्या होता है वो कंपनी हो या वो फैक्ट्री वो सेटअप होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, याद रहेगा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। देखिए एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब होता है रोजगार, रोजगार होता है, कह रहा है कि रोजगार जो है वो डेली रहेगा, रेगुलर है। रेगुलर कहने का मतलब है कि इसमें फिक्स वर्किंग आवर रहता है। आप अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, एक हॉस्पिटल में हो, आपके कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में हो, वो ऑर्गेनाइज है, तो उसमें क्या होगा, एक वर्किंग और फिक्स रहता है कि आपको 9 बजे आना है, रिपोर्ट करना है, आपको 8 बजे आपका वर्किंग और कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जा सकते हैं घर। ये क्या है, आज करिएगा, फिर आपको कल भी ऐसा ही, फिर परसों, फिर संडे को एक छुट्टी भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या है आपके, रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर है, फिक्स वर्किंग आवर है, शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो ये क्या है, द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट्स एंड मिनिमम वेजेस आर फॉलो। कहने का मतलब है कि देखिए कुछ कानून होते हैं, और अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो आपके कुछ कानून होते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट होते हैं, आपके मिनिमम वेजेस होते हैं जिसको फॉलो करना रहता है हमारे आपके कंपनी को या फैक्ट्री को। फॉर एग्जांपल देखिए, आप अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ गाइडलाइंस निकालता है कि आपका सेट कर देता है कि मिनिमम वेजेस जो है लेबर को आपको कितना देना चाहिए। तो एक मिनिमम वेजेस सेट कर देता है, कुछ क्राइटेरिया सेट कर देता है आपके, जिसके थ्रू आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर को चलना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल एक लाइन में ये भी लिख सकते हो कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड। इसमें क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस देता है उसको फॉलो करना रहता है। ठीक है, अब लॉजिक की बात है कि जब ये रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट से तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। फैक्ट्रीज एक्ट आता है, लेबर एक्ट आता है, मिनिमम वेजेस जो होते हैं, ये सब चीज़ों को फॉलो करना रहता है। नहीं होगा तो वो क्लेम कर दिया जाता है, जो लेबर है अगर वो क्लेम कर दिया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होता है। तो ठीक है, आपका थर्ड पॉइंट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं इस सेक्टर में फॉलो होते हैं। आगे क्या है, इट्स प्रोवाइड सम बेसिक फैसिलिटी सच एज मेडिकल। देखिए कहने का मतलब है कि अगर इस सेक्टर में आप हो तो इस सेक्टर में आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आपको पेंशन मिल जाता है। पेंशन तो वैसे अब कम ही है, लेकिन पीएफ वही, प्रोविडेंट फंड कहने का मतलब है कि कुछ अमाउंट जो आपको दिया जाता है, पेमेंट आपका आता है, उसमें से कुछ कट कर जो आपके कंपनी होती हैं वो रख लेती हैं। जब आप वहाँ से रिटायरमेंट जब वहाँ से जाओगे तो आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, एक बड़ा और एक मोटी रकम आपको दिया जाता है, और वो आप ही का रहता है। जब आप वर्किंग आवर में रहते हो, जब आप ड्यूटी में थे तो आपके पेमेंट में से कुछ अमाउंट ऑफ कट करके उसको सेव कर लिया जाता है, और आप जब जाते हो वहाँ से एक तरह से रिटायर होके तब वो पूरा मनी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जॉब सिक्योर आपका है ही, फिक्स है आपके। देखिए जॉब सिक्योरिटी कहने का मतलब कि आपका यहाँ जॉब तो फिक्स है ना, आपको कल भी काम करना है। प्राइवेट में कभी कभी होते हैं, मान लीजिए कभी आप सस्पेंड हो जाइएगा, कभी आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी कंपनी आपको निकाल दिया जाएगा या खुद आप छोड़ देते तो बात अलग है, लेकिन एक एग्रीमेंट भी रहता है। कभी कभी आप कहीं भी काम कर रहे हो तो 5 साल 3 साल ये सब के लिए, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं कुछ सर्टेन टाइम के लिए आपका जॉब सिक्योर रहता ही रहता है। और गवर्नमेंट जॉब में हो तो कहना ही क्या है। ठीक है, फिर बैंक है, इसमें आ जाता है एग्जांपल के तौर पे, स्कूल है, हॉस्पिटल, ये सब क्या ऑर्गेनाइज्ड है। आप जाइएगा इसमें जो भी काम करते हैं उनको क्या है, वो तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। कोई हॉस्पिटल्स है, कोई स्कूल्स हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं, बैंक होते हैं, उसमें डेली वर्क जो लोग हैं वो जाते हैं, काम करते हैं, उनका एक वर्किंग और फिक्स रहता है। जो पैसा है, मनी, वो एक फिक्स रहता है उनको।
और उनको प्रमोशन भी मिलता है, उसमें इंक्रीज़ भी होते रहता है जैसे जैसे आपके महंगाई बढ़ते रहता है। बेसिक फैसिलिटीज़ मिलते हैं उनको, मेडिकल बेनिफिट मिल जाता है, आपके जॉब सिक्योर हैं ही आपके, ठीक है। तो ये हुआ आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसी का उल्टा आपके आ जाता है अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए इसमें क्या है, नॉट रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। कोई चाउमीन का दुकान रजिस्टर्ड है नहीं ना, आपके कोई सब्जी का दुकान रजिस्टर्ड है नहीं, आज यहाँ है कल पता चलेगा किसी और मोड़ पे लगा हुआ है। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर। कहने का मतलब है कि इसमें आपके जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं रहता है। एक मजदूर है वो काम कर रहा है, कहीं पता चलेगा आज यहाँ काम कर रहा है, कल उसको वहाँ काम मिले ही नहीं, तो वो क्या है कुछ दिन के लिए बैठ जाता है या काम ही उसको कल नहीं मिले, उसका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं रहता है। तो ये क्लियर हुआ। और फिक्स वर्किंग आवर भी नहीं रहेगा। पता चलेगा अगर आप एक राशन की दुकान में काम कर रहा है वो, तो पता चलेगा 8 बजे गया तो 10 बजे तक जब तक दुकान चलेगा तब तक उसको काम करना है। तो एक वर्किंग आवर फिक्स नहीं है आपके, और डेली उसको संडे को भी लीव नहीं रहता है, डेली काम करना है। तो यहाँ पे क्या आता है कि नॉट रेगुलर, यहाँ रेगुलर नहीं रहता है। जॉब आपको मिला काम तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला आपके। द सेक्टर इज नॉट गवर्न बाय एनी एक्ट। एक्ट मतलब कानून होता है, लॉ होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस थे, कुछ फैक्ट्री एक्ट्स थी, लेबर एक्ट्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस सेक्टर में आपके कानून, कोई भी नियम, कोई भी ये सब आपके लॉ फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक चाउमीन की दुकान पे क्या कानून आप फॉलो कीजिएगा कि आपको इतना रखना है लेबर, नहीं ना। तो कहने का मतलब है, और एक सब्जी की दुकान पे क्या कीजिएगा, तो कहने का मतलब कि ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। यहाँ पे कोई भी नियम कानून नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नो सच बेनिफिट्स आर गिवन टू द एम्प्लॉय। सही बात है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है आपके, अब एक आपके किराना स्टोर है उसमें एक हेल्पर रखा है, तो उसको क्या करेगा, मेडिकल फैसिलिटी देगा आपके, या फिर उसको पेंशन देगा, या उसको पीएफ उसका कट करेगा, तो वो नहीं रहता। वो डेली आ रहा है, डेली काम कर रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, उसको कल आएगा तो मिलेगा, कल नहीं आएगा तो ऐसे हो सकता है उसके कल जरूरत पड़े तो वो आए, नहीं जरूरत पड़ेगा मालिक को तो नहीं भी बुलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से आपके बेनिफिट्स नहीं रहता है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपके वर्कर को, एम्प्लॉय को नहीं मिलता अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो तो, ठीक है। शॉपकीपर्स और वेंडर्स जो आपकी एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, जैसे सब्जी का दुकान हो गया आपके, एक तरह से गए जो ठेला इतना आप देखते हैं रोड साइड, वो सब क्या वेंडर्स हैं, शॉप वर्कर्स हैं, ये सब क्या अनऑर्गेनाइज्ड में है, ठीक है। इनका फिक्स वर्किंग और नहीं रहता, जब तक दुकान चले तब तक चलेगा। इसमें जो लोग काम करते हैं उनका भी फिक्स नहीं रहता, उनका वही ना बोले, उनको ना आपके पेंशन रहेगा, ना फिक्स वर्किंग आवर रहेगा, उनका मेडिकल बेनिफिट रहेगा उनको नहीं ना। तो अब वो बात अलग रहता है, कोई मालिक खुश हो गया अगर कुछ हुआ रहता है, दुख दर्द में वो काम आ गया, तो अलग बात है, वो ह्यूमैनिटी होती है, ठीक है। तो ये था अनऑर्गेनाइज्ड, ये था ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। आगे यहाँ मैंने बॉक्स में लिखा है, एक शॉर्ट पॉइंट्स कर दिया है, इसको आप फीचर्स भी बोल दो, फीचर्स भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। मैंने फीचर्स के तौर पे इसको शॉर्ट पॉइंट में कर दिया है, जिससे कि आपको और अच्छे से इन पॉइंट्स को भी आप क्लियर करोगे, याद रखोगे, तो इसको भी लिख दोगे, इसको भी लिख दोगे पेपर में, तो बहुत अच्छे आपके नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो इसको भी याद रखोगे तो आपको काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहला मैंने लिखा है फिक्स वर्किंग आवर रहेगा, फिक्स है आपके फीचर्स में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स वर्किंग आवर रहता है, जॉब सिक्योरिटी रहता है, पेड लीव। पेड लीव कहने का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो आपको, अगर आपको मान लीजिए छुट्टी लेना है तो कुछ आपके दिनों के लिए छुट्टी मिल जाता है, पेड लीव। यानी उस, अगर आप कहीं भी कंपनी में है तो वो कंपनी कहता है कि आप 30 दिन साल में छुट्टी ले सकते हैं, जिससे आपका पेमेंट हम नहीं कट करेंगे, ठीक है। तो वैसा छुट्टी जिसमें आपका पेमेंट नहीं कटे एक तरह से, नहीं तो आपके बहुत ऐसे रहते हैं इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप अगर कर लेते हो तो हाफ डे का सैलरी कट कर दिया जाता है, होता भी है। लेकिन मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें आपको लीव मिलता है, पेड लीव आपको दिया जाता है कि आप 30 दिन सालाना 30 दिन छुट्टी आप ले सकते हो, एक तरह से रीजनेबल। क्या रीज़न है, आप इस तरह तो छुट्टी करोगे नहीं ना, कोई तो प्रॉपर रीज़न रहेगा ना, ठीक है। फिर मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिल जाता है, मेडिकल बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलता है कंपनी द्वारा एक तरह से, और पेंशन वही पीएफ जो मैंने बताया था ऊपर, ठीक है। सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा भाई, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। एक बैंक में चले जाओ, एक हॉस्पिटल में चले जाओ, अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा रहता है वहाँ का, जो वर्कर होते हैं आपके एक तरह से बैंक के, उसमें बहुत अच्छे से लगा रहता है, एसी वेसी, बहुत अच्छा ऑफिस रहता है, मतलब काम करने का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा आपको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक वर्कर है किराने की दुकान में या कहीं भी है तो इन्वायरमेंट क्या रहेगा आपके, अच्छे पेड़ के नीचे रहे तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं रहेगा रोड पे तो गर्दा वर्दा सब आते रहता है, तो इन्वायरमेंट भी यहाँ पे अब बोल सकते हो अच्छा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, लो अर्निंग होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकता है, लेकिन इसमें 50% से 60% चांस है कि आपका लो अर्निंग ही रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ डेली वो काम करे तो डेली उतना आ रहा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। यहाँ क्या है अनऑर्गेनाइज में आपका वो सब चीज़ें आज ज़्यादा कमा लिया, पता चलेगा कल 2 दिन के लिए बैठ गए
आपको मिला ही नहीं, तो लो अर्निंग हो जाता है यहाँ पे। नो जॉब सिक्योरिटी, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, नो पेड लीव्स, नो मेडिकल बेनिफिट्स, नो पेंशन। क्लियर हुआ? आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा और इसको भी आप लिख दीजिएगा, माइंड में आपके रहेगा। एक पॉइंट को याद रखिएगा तो यहाँ पे नो नो लगा दीजिएगा सब, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा और ये फीचर्स के तौर पे इसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका डिफरेंसेस आए आपको तो आप अच्छे से लिख दो, ठीक है। तो ये था अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपके आगे चल के, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब आप क्लास 12th में आइएगा तो क्लास 12th के इकोनॉमिक्स में इसका हम लोग इसको ऑल्सो नोन एज, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर को आप फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बोलोगे, इसे बोलोगे आप इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज को हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। इसको आप एक पॉइंट और बढ़ाने के लिए आप ऑल्सो नोन एज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, और अनऑर्गेनाइज में भी आप लिख दीजिएगा कि ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। क्लास 12th में आप आइएगा, क्लास 12th में, तो आपको ये इकोनॉमिक्स में इसका आपको इसके बारे में मिल जाता है, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल। इन दोनों के बारे में भी डिफरेंसेस मैं बहुत जल्द करा दूंगा आपके, थोड़ा सा 2-3-4 पॉइंट बढ़ जाता है आपके, नहीं तो बेसिक पॉइंट्स यही हैं सर, बेसिक पॉइंट्स यही हैं। आप इसको याद रखो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आगे चल के तो चीज़ें बढ़ती ही हैं, लेकिन मूलभूत जो कहते हैं टॉपिक का आपके आधार यही है, यही सब चीज़ें हैं जो हमको माइंड में रखना है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा रहे। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिफरेंसेस